यह युद्ध इतिहास के पन्नों में दब गया, परंतु उसी युद्ध में भाग लेने वाले राव बीटू सूजा ने इस पर छंद राव जैतसी राव नाम का 401 छंदों का डिंगल भाषा का ग्रंथ लिखा। इतिहास संकलन समिति और रातीगाड़ी शोध संस्थान पिछले 25 सालों से इस छुपाए हुए इस गुमनाम युद्ध को पुनः घर घर तक पहुंचाने कार्य किया जा रहा है और आज हम कह सकते हैं कि आज भारत के इतिहास में यह एक स्वर्णिम अक्षरों में रातीगाड़ी युद्ध लिखा जा चुका है। और अपने लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर की सेवा जो है वो एक दिन के लिए, उस एक समय के लिए उसमें खंडित हुई। दारू और शराब के नशे में, विजय के जोश में मदहोश पड़ी थी सेना, किंतु बादशाह के स्वामी भक्त अमीरों ने तुरंत मोर्चा संभाला और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। रात को 12 बजे शुरू होने वाला युद्ध करीब 3 घंटे चला। इस प्रकार रातीगाटी का यह युद्ध 26 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे शुरू होकर 27 अक्टूबर की प्रातः 3 बजे तक चला। रातीघाटी युद्ध उसने ये मान लिया कि इस मरुभूमि के अंदर वापस इसमें आके इसको छेड़ा तो अब यहाँ से अपने इस पे अधिकार करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के शूरवीर लोगों का भी उसने या लोहा माना कि इनके बराबर शूरवीरता औरों में नहीं है, जो तोपों का मुंह फेर सकते हों, जो अपने तोपों का मुंह फेर सकते हों, ऐसे सेना नायक, ऐसे सेनापति या ऐसे सैनिक उनके पास में नहीं थे। बड़ा कार्य कर दिया है। और वो क्यों आज तक हर हर महादेव का, जय भवानी का उद्घोष होता था, परंतु आज राम राम के उद्घोष के साथ किया, क्योंकि बाबर द्वारा राम मंदिर तोड़े जाने का ये बदला लेने का अवसर था और राम राम के उद्घोष के साथ सेना ने जबरदस्त आक्रमण किया। ऐसा आक्रमण किया कि पहले ही वार में उनकी मुगलों की सेना के पांव उखड़ गए, परंतु वो फिर से संभले और भीषण दुर्धर्ष संघर्ष शुरू हो गया। राव जैतसी के बिल्कुल तरुण अवस्था के पुत्र कांत ने अपने साथ चपल सैनिकों की, बिल्कुल युवा तरुण सैनिकों की एक टोली लेकर भीतर काटते हुए शुरू हो गए, अंदर तक बढ़ते हुए चले गए और जाते हुए उन्होंने रास्ता कर दिया। आमना सामना हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ, दोनों तरफ से सैनिकों को जबरदस्त नुकसान हो रहा था। ऐसा भीषण संघर्ष कि सिर्फ तलवारों की खनक सुनाई दे रही थी, भालों के प्रहार सुनाई दे रहे थे, लोगों की कराहें सुनाई दे रही थी, खून के फव्वारे छूट पड़े और उन सब के बीच में वो आगे बढ़ते जा रहे थे, नारे लग रहे थे, सैनिकों को काटते हुए आगे बढ़ते गए। पूरे रण क्षेत्र में खून ही खून था, चीत्कार थी, दर्द था, लेकिन साथ ही साथ दर्प भी था, गौरव था। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किस तरह से अपने आप को बलिदान कर देना है, यह संकल्प के साथ राव जैतसी और उनके सैनिकों ने, उनके सेनापतियों ने पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गए। और जब आखिरी प्रहार किया तो वो आखिरी प्रहार इतना जबरदस्त था कि सबके पैर उखड़ गए। जैतसी ने निर्णायक विजय प्राप्त कर ली। प्रयास करने के बावजूद भी कामरान टिक नहीं पाया और वह भाग गया युद्ध क्षेत्र से। उसका पीछा किया गया, उसका छत्र गिर गया, वह भागते हुए यहां से चला गया और भारतीय प्रतिरोध के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ा, जिसको रातीघाटी युद्ध कहा जाता है। राती यानी लाल होता है, यहां रक्त से लाल हो गई धरती। कहा भी जाता है कि यह राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि रगत रगेउड़ी रज्ज है, यानी रक्त से सनी हुई है। उस भूमि पर उन्होंने किया। यह युद्ध अपने आप में अद्वितीय था। कौशल, रणनीति, साहस, एकता, ऐसे जो अति मानवीय गुण हैं, उन सबका एक जगह पर संकलन। राव जैतसी एक ऐसे नेतृत्वकर्ता, एक ऐसे लीडर, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे जिन्होंने छाती पर पहला वार स्वयं सहा, अपने पूरे परिवार को, अपनी पूरी शक्ति को दांव पर लगाने के लिए प्रयत्न हमारे चालू हैं। इन प्रयत्नों में जिस
बीकानेर की धर्मधरा पर आज हम निवास करते हैं। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हमारी सभ्यता है। यहाँ पर प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी। इसी नदी के तट पर वेदों के दर्शन हुए, ऋषियों का अवतरण हुआ और आर्य सभ्यता का जन्म हुआ। यह धरती अत्यंत पावन और इसी धरती पर मरुत गणों के विचरण से मरुस्थल का निर्माण हुआ और इसलिए इसे आज हम मरुधरा कहते हैं। यह धरती रामायण काल में अत्यंत पवित्र रही और महाभारत काल में इसे सौवीर नाम प्राप्त हुआ। आज भी हम इसी सौवीर क्षेत्र में रहते हैं। सौवीर जो है सिंधु नदी से पूर्व की ओर अरावली तक यह सौवीर क्षेत्र है और हम इसी सौवीर क्षेत्र में विराजमान हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने यहाँ पर बहुत यात्राएं की, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद भी। यह जो सौवीर क्षेत्र है, यहाँ पर पहली वीर काव्य की रचना हुई। सिंधु नरेश जयद्रथ के विरुद्ध यहाँ के संजय ने अपनी मां विदुला के आह्वान पर संघर्ष किया। इस सौवीर क्षेत्र का बाद में खूब व्यापक जंगल होने के कारण और जांगल देश नाम पड़ा। इसी सौवीर क्षेत्र में प्राचीन काम्यक वन था, जिसे आज हम हनुमानगढ़ के आसपास का लखी जंगल कहते हैं। जांगल देश में हमारी सभ्यता विकसित हुई, किंतु 712 ईस्वी में अरब आक्रमण के कारण सिंधु नदी से लेकर सौवीर में भयानक रक्तपात हुआ। यह रक्तपात 700 वर्षों तक चलता रहा, लगभग 800 वर्षों तक। यहाँ पर उस समय जांगल देश में सांखला नरेश राज्य करते थे। नापाजी सांखला वे बहुत बड़े राजा थे। उनकी एक बहन जोधपुर के महाराज जोधाजी से और दूसरी महाराणा कुंभा से, जो चित्तौड़ के महान शासक थे, उनसे ब्याही गई थी। किंतु सांखला नरेश मुकाबला नहीं कर सके दीर्घ काल तक आक्रमणकारियों का, इसलिए वो जोधपुर गए और वहां ऐसा प्रसंग बना कि जोधाजी के कहने पर बीकाजी ने बीकानेर के लिए प्रस्थान किया। वे 100 घुड़सवार और 500 पैदल लोगों के साथ में श्रेष्ठी, सेनापति, पुरोहित, ब्राह्मण सभी प्रकार के लोगों को लेकर के बीकानेर रवाना हुए और इस क्षेत्र में, इस मरुजांगल क्षेत्र में उन्होंने 23 वर्ष तक जबरदस्त संघर्ष और प्रयत्न करके फिर 1545 में बीकानेर राज्य की स्थापना की। और इस स्थापना को सबसे पहले लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, जिसे आज हम कहते हैं, वहां सौभाग्य द्वीप की रचना की। उन्होंने जो दुर्ग बनाया उसका नाम रखा सौभाग्य द्वीप। यहीं पर आजकल हमारा लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। राव बीकाजी के काल में बहुत अकाल पड़े, उन्होंने जनता की बड़ी सेवा की। उनके बाद उनके पुत्र नरोजी राजा बने, किंतु वे 5 माह में किसी अज्ञात बीमारी से चल बसे। तब राव लूणकर्ण राजा बने। लूणकर्ण के राज्य को बीकानेर का राज्य स्वर्णिम काल कहा जाता है। यह विकसित होने का समय था और लूणकर्ण के बाद उनके पुत्र राव जैतसिंह इस सौभाग्यद्वीप दुर्ग में आसीन और विराजमान हुए और उनका शासन प्रारंभ हुआ। राव जैतसिंह एक अत्यंत प्रतिभाशाली शासक थे। उन्होंने अपने पिता के साथ अनेक युद्धों में भाग लिया था और सर्वत्र उन्होंने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने रणनीति का जबरदस्त अनुभव था। वे मेधावी, कुशल सेना नायक और लोकहित ऐसी राजा थे। अकाल के समय उन्होंने जबरदस्त लोगों के कल्याण का कार्य किया। साथ ही यह रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बहुत प्रयत्न करके और हरियाली को फैलाने का प्रयत्न किया। सौभाग्य से बीकानेर राज्य की स्थापना के समय मां करणी सदैव विराजमान थी और करणी माता के आशीर्वाद से बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की थी। राव जैतसिंह का सौभाग्य था कि करणी माता उनके कार्यकाल में भी विद्यमान थी, इसलिए उन्होंने करणी माता से प्रेरणा लेकर जगह जगह पर कुएं खुदवाए, उद्यान लगवाए और इस क्षेत्र को पर्यावरण का महान योगदान दिया।
किंतु समय की गति ऐसी होती है कि वह विकट होती है। राव जैत सिंह ने अपने जीवन में आसपास के राजाओं को सहयोग दिया, जहां आवश्यक था वहां युद्ध भी किया और एक सुशासन की स्थापना की। तभी लाहौर में और गजनी में एक महान आंधी खड़ी हुई। यह आंधी थी बादशाह बाबर। बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके दिल्ली का शासक बना। 1527 में जून माह में उन्होंने राणा सांगा से खानवा में युद्ध का मोर्चा लिया। उस समय बाबर भयभीत हो उठा, क्योंकि जो उसकी हरावल थी, जो उसके श्रेष्ठ सेनापति थे, राणा के साथ, सांगा के साथ प्रथम मुठभेड़ में वे अत्यंत लज्जित और पराजित हुए। तब राव जैत सिंह को बादशाह बाबर ने पत्र लिखा, जब जैसलमेर के राजा को पत्र लिखा कि आप मेरी सहायता के लिए आओ। जैसलमेर तटस्थ रहा, किंतु राव जैत सिंह ने अपने बड़े बेटे कल्याण बल को राणा सांगा की सहायता करने के लिए 3000 अश्वारोहियों के साथ भेज दिया। कल्याण, वे उनके दरबारी कवि थे। बिट्टू सूजा लिखता है कि बटनेर पर बादशाह के आक्रमण इस भीषण प्रकार से हुए जैसे आकाश में कड़कती हुई बिजली चील के घोंसले पर पड़े और उसे नष्ट कर दे। बटनेर को नष्ट कर दिया। कांधलोत खेत सिंह ने भयानक युद्ध किया, उनकी पत्नियों ने जौहर किया और खेत सिंह ने शाका किया। यहां से वह कामरान बीकानेर की ओर बढ़ा। राव जैत सिंह को सारे समाचार पल पल पर मिल रहे थे और जिस सौभाग्यदीप दुर्ग में वो बैठा था, यह सौभाग्यदीप दुर्ग राव बीकाजी ने राती घाटी के मुहाने पर स्थापित किया था, इसलिए यह क्षेत्र राती घाटी का क्षेत्र कहलाता था। राव जैत सिंह ने इसी राती घाटी क्षेत्र में बादशाह कामरान का मुकाबला करने का निश्चय किया। कामरान को बीकानेर पहुंचने में बड़ी विशाल सेना थी। 2 माह का समय लगा। इस अवधि में राव जैत सिंह ने जिस दिन खानवा युद्ध हुआ 1527 को, उसी दिन उसने सोच लिया कि बीकानेर पर हमला होगा। राव जैत सिंह ने खानवा युद्ध में भाग लेने वाले समस्त सेनापतियों को, राजवंशों को फिर से बीकानेर आने का निमंत्रण दिया और कहा कि रेगिस्तान में इस शत्रु को हम पराजित कर देंगे, आप आइए। और सारे राजपुताना से, उस समय जो राजपुताना था, वहां से सेनाएं बीकानेर की ओर प्रयाण कर गई। यह राती घाटी युद्ध की पृष्ठभूमि है। राती घाटी युद्ध जो है उसकी समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी थी और भयानक युद्ध मुंह माए खड़ा था। राव जैत सिंह ने जो निमंत्रण भेजा उसमें जयपुर के कछावा, बूंदी के हाडा और इसके साथ ही राठौड़ जाम अर्थात राठौड़ वंश के प्रत्येक व्यक्ति ने युद्ध में भाग लिया। गुजरात के झाबुआ, बालवा के, मध्य प्रदेश बालवा के झाबुआ और गुजरात के अपने जिसे आजकल अब हिम्मतनगर कहते हैं, उस हिम्मतनगर से राठौड़ सेनाएं इसकी सहायता के लिए आई। इसी प्रकार से पहली बार और अंतिम बार अमरकोट से, जो कि अब आजकल पाकिस्तान में है, वहां से सोढ़ा जो थे राणा, वो राव जैत सिंह की सहायता के लिए सेना लेकर के आए। राव जैत सिंह ने राती घाटी युद्ध के लिए एक विशेष व्यूह रचना की। वह मुगल सेना की भयानकता से परिचित था और उसके पास भी 15,000 की सेना थी और 25,000 मुगल सेना से मुकाबला था। इसलिए राव जैत सिंह ने एक नई नीति अपनाई जो क्षत्रियों ने अपने क्षत्रिय जीवन मूल्यों के कारण आज तक नहीं अपनाई थी। राव जैत सिंह ने संपूर्ण बीकानेर नगर की जनता को बीकानेर से निकालकर आसपास देशनोक आदि क्षेत्रों में भेज दिया। उसने कहा, बादशाह की सेना अत्याचारी है, नागरिकों पर, महिलाओं पर अत्याचार होंगे और इसलिए नगर को जल्द शून्य कर दिया। सारी जनता जो थी उस समय बीकानेर की आबादी करीब 14-15 हजार थी। जनता ने सबने प्रयाण कर दिया। यहाँ एक बहुत ही लोमहर्षक विशेष बात ध्यान में आती है कि जो मंदिर थे उस समय, 3 जैन मंदिर थे और 6 विष्णु मंदिर थे। उन मंदिरों के पुजारियों ने
बीकानेर छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारा जीवन मरण हमारे ठाकुर जी के साथ है। यह एक अद्भुत उनका यह निश्चय था, जैसी व्यवस्था और वे लोग वहीं रहे। जैसी ने कामरान को मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी की और जो संपूर्ण राजपुताना से सेनाएं आई थी उन सेनाओं को उन्होंने देवीकुंड सागर से लेकर देशनोक तक के आसपास के क्षेत्रों में ठहराया, उनके भोजन आदि की व्यवस्था की। और जो आज हमारा गढ़सीसर तालाब है, यह राव बीकाजी के बेटे गढ़सी ने इसको बनवाया था। यहाँ पर भोजनशाला थी जहाँ सेनाओं के लिए भोजन बनता था। इस प्रकार पूरी तैयारी करके नगर को जल्द शून्य करके स्वयं राव जयसिंह दुर्ग में आकर बैठ गया। बादशाह कामरान ने अपना डेरा नगर से थोड़ी दूर पर रखा और उसकी सेना ने बीकानेर को चारों ओर से घेर लिया। बिठू सुजा लिखते हैं कि बादशाह की सेना 4 कोस में फैली हुई थी। इस 4 कोस में फैली हुई सेना के बीच छोटा सा बीकानेर एक टापू की भांति दिखाई देता था, जैसे महासागर के बीच में एक छोटा टापू चिलमिलाता हो, डगमगाता हो, गिलोरे खाता हो। ऐसा यह सौभाग्यदीप दुर्ग अपने गर्वीले शासक के साथ वहां पर बीकानेर में अचल था। बादशाह कामरान ने अपने प्रमुख जिसको उसका फर्स्ट ब्रदर पोषित भ्राता आलम चालम बेग उसे जयसिंह को समझाने के लिए भेजा। आलम चालम बेग हुमायूं की सेवा में था, परंतु जब उसने युद्ध का समाचार सुना तो हुमायूं से आज्ञा लेकर और वह कामरान के साथ आ गया। आलम चालम बेग ने किले में आकर राव जयसिंह से कहा, एक राजकुमारी का विवाह करो, 10,000 सोने के सिक्के बादशाह को अर्पण करो और क्षमा मांगते हुए बादशाह के चरणों में दंडवत करो। राव जयसिंह क्रोध से आग बबूला हो उठा, उसका माथा गर्व से आकाश तक जा लगा और उसने कहा कि जिस प्रकार मेरे पूर्वजों ने मुगलों को आक्रमण करने वाले शत्रुओं को मटिया मेट करके धरती में मिला दिया था, उसी प्रकार मैं तुम्हें और तुम्हारे सेनापति को और कामरान को मटिया मेट करके धरती में मिला दूंगा। उससे कहना युद्ध के मैदान में 2-2 हाथ करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि राव जयसिंह से पहले मारवाड़ में 13 राज्य शासक हुए, उनमें से 11 जो थे वह शत्रुओं से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे और उन्होंने आक्रांताओं की गति को स्तब्ध कर दिया था। इस प्रकार के योद्धा जो थे वो वहां पर और उपस्थित थे। इसके बाद 26 अक्टूबर 1534 शनिवार प्रातः 6 बजे बादशाह कामरान ने बीकानेर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। उस दिन विक्रम संवत 1551 में मिक्सर कृष्णा चौथ की तिथि थी। प्रातः 6 बजे जब उसने आक्रमण किया, उससे पहले राव जयसिंह रात को अपनी सेना के साथ बीकानेर छोड़कर, और मुख्य सेना को उसने पहले बीकानेर से भेज दिया था, वह स्वयं बीकानेर छोड़कर देवीकुंड सागर और उसके आसपास के स्थानों पर चला गया। जो सौभाग्यदीप दुर्ग है, जो आज का हमारा लक्ष्मीनाथ मंदिर है, इसमें राव जयसिंह ने भोजराज रूपावत को प्रधान सेनापति बना करके, किलेदार बना करके रक्षा के लिए छोड़ दिया। उनके साथ महेश दास सांखला, सद्धारण मोहता आदि योद्धा थे और केवल 2500 जैतुंग भाटी उनके साथ थे। 2500 लोगों की सेना के साथ भोजराज रूपावत ने 26 अक्टूबर को प्रातः जो आक्रमण हुआ उसका डटकर मुकाबला किया। बीकानेर दुर्ग भारत के सभी दुर्गों में प्रत्येक किले में 2 द्वार जरूर होते हैं, परंतु बीकानेर का ये जो दुर्ग था सौभाग्यदीप, इसमें एक ही द्वार था। उसका कारण यह था कि इसके चारों ओर गहरी घाटियां थी, बड़ी सैकड़ों फीट गहरी घाटियां थी और उन्नत उनके शिखर थे और लाल बाटी और बजरी के वहां पर खादें थी जिनमें बड़ी बड़ी सेनाएं छुप जाए तो पता नहीं लग सकता था। इसलिए उन क्षेत्रों से
बीकानेर पर दुर्ग पर आक्रमण नहीं हो सकता था, केवल मुख्य द्वार से ही आक्रमण हो सकता था। इस प्रकार की श्रेष्ठ रणनीति के कारण भोजराज रूपावत ने दिन भर बादशाह का मुकाबला किया। उसके साथ धनुर्धर थे, उसके साथ भाला फेंकने वाले थे, उसके अमीर जो थे, उसके 1000 अमीर थे, जिनके साथ में 72 बड़े सेनापति थे और उन 72 के बीच में 25,000 की सेना बटी हुई थी। ये अमीर जो थे, ये बादशाह कामरान की बाह थे। ये गले में रेशमी गुलबंद धारण करते थे और बादशाह के लिए अपने प्राणों को तुच्छ समझते थे। दिन भर के युद्ध में बादशाह किले को जीत नहीं सका, किंतु शाम होते होते भोजराज रूपावत गंभीर रूप से घायल हो गया। तब उसको और उठा करके अंदर चिकित्सा क्षेत्र में ले गए। बाद में अन्य लोगों ने मुकाबला किया, परंतु वे बादशाह की सेना को रोक नहीं सके और रात होते होते कामरान ने सौभाग्यदीप दुर्ग में प्रवेश किया। वह अत्यंत हर्षित था कि उसने बीकानेर पर विजय प्राप्त की और पिता की अधूरी इच्छा को पूरा किया। साथ ही उसने ललकार कर कहा कि जिस जैतसी ने कहा था कि युद्ध क्षेत्र में 2-2 हाथ करूंगा, वो भाग गया। तब आलम चालम बेग ने कहा, हुजूर, बीकानेर का राजा तो यही बैठा है। उन्होंने कहा, राजा कहाँ बैठा है? राजा तो भाग गया। तो आलम चालम बेग एक बड़ा विद्वान व्यक्ति था, उसको इतिहास का, भूगोल का, विभिन्न विधाओं का अच्छा ज्ञान था। उसने कहा, भाई, क्योंकि कामरान ने उसको छोटे भाई की तरह पोषित किया था, पाला था, तो भाई, बीकानेर का जो राज्य है उसका राजा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि लक्ष्मीनाथ है। लक्ष्मीनाथ अर्थात विष्णु भगवान, ये राठौड़ उसी को अपना और सर्वश्रेष्ठ पूर्वज मानते हैं, लक्ष्मीनाथ से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। इसलिए बीकानेर के राज्य में जब कोई आदेश जारी होता है तो सबसे ऊपर लिखा रहता है राज लक्ष्मीनाथ, अर्थात राजा स्वयं को राजा नहीं मानता और लक्ष्मीनाथ जी के भागे नहीं है, लक्ष्मीनाथ जी यहीं पर है। इसलिए लक्ष्मीनाथ की मूर्ति को खंडित करके राजा के गर्व को और उत्तर पश्चिम भारत के इस सौवीर क्षेत्र के एक सिद्ध हस्त सेनापति को हम लज्जित करेंगे। राव आलम चालम बेग का यह परामर्श कामरान को बहुत पसंद आया। अब वहां पर क्या स्थिति थी कि राव बीकाजी ने जब बीकानेर राज्य की स्थापना की तो उनके साथ मंत्री वत्सराज आए थे, जिनका पूरा नाम वत्सराज था और अपने मारवाड़ी में उनको वत्सराज कहते हैं। उनकी संतति आज भी बच्छावत है। तो वत्सराज जो थे वे कुबेर के समान पैसे वाले थे, धनवान थे। उन्होंने जब राव बीकाजी ने लक्ष्मीनाथ जी की स्थापना की तो वत्सराज ने कहा कि दाता, मेरा भी यह मंदिर होना चाहिए, जैन मंदिर। तो उन्होंने आज्ञा दी और वहां पर सुमतिनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। यह मंदिर आज भी विद्यमान है। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के बाएं हाथ की ओर सुंदर भव्य मंदिर है। बीकाजी जो थे युद्धों में व्यस्त रहे, राज्य की आय बहुत कम थी, इसलिए लक्ष्मीनाथ जी की स्थापना तो की पर भव्य मंदिर नहीं बन पाया था और यह मंदिर बहुत भव्य था। तो राजा ने, बादशाह ने यही सोचा कि राजा का तो यही मंदिर होना चाहिए और उन्होंने सुमतिनाथ की मूर्ति को खंडित कर दिया। इसे हम भगवान लक्ष्मीनाथ का चमत्कार कहें, इसे हम हमारी श्रद्धा का उत्कर्ष कहें, इसे हम श्रद्धा की और राजा की भक्ति का, की पराकाष्ठा का वैभव कहें कि मध्य युग का एकमात्र यह मंदिर है जिसमें विजय के बाद भी प्रभु की मूर्ति अक्षुण्ण रही और वह अभंग रही। केवल रात्रि की आरती नहीं हुई और यह विजय उसकी प्राप्त हो गई। बादशाह कामरान ने अपना डेरा, आज जिसको गुजिया बाजार कहते हैं, वहां पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर है। यह जैन मंदिर, यह भी वत्सराज ने बनाया था और यह बड़ा विशाल और सुंदर मंदिर था। कामरान ने रात्रि को वहीं पर अपना डेरा लगाया, क्योंकि बीकानेर नगर की रचना बहुत विचित्र थी। ये घाटियों का नगर था, एक घाटी उतरो दूसरी चढ़ो, चारों ओर गलियों ऐसी थी कि कुंच गलियों को बांध देती थी। इसलिए उसने कहा कि सैनिक इन गलियों में न फंसे और यह चौड़ा स्थान है
यहीं पर मैं अपना स्थान रखूंगा। उसने वहां अपना डेरा लगाया तो सेनापतियों ने परामर्श दिया कि आपको नगर से बाहर चलना चाहिए, नगर में रहना आपके लिए ठीक नहीं। परंतु मदभक्त राजा बादशाह विजय के मद में अस्वीकार किया अपने मंत्रियों की बात को, और अब युद्ध का दूसरा चरण शुरू हुआ। यह जो राती घाटी है, ये बीकानेर से लेकर इसके आसपास सारे क्षेत्र जिसको हम दरबारी गजनेर कहते हैं, वहां तक सारी चारों ओर ये राती घाटी है। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है और घाटियां खूब है, इसलिए लाल को मारवाड़ी में राती कहते हैं, इसलिए इसको राती घाटी कहते हैं। राव जयसिंह ने इसी घाटी में कामरान को पराजित करने का निश्चय किया था। उसने अपनी रणनीति के तहत आधी रात्रि को दोबारा सोए हुए कामरान की सेना पर आक्रमण किया। उसके साथ में खानवा युद्ध के प्रसिद्ध और प्रशिक्षित सेनापति थे चौहान, कच्छावा, हाडा, राजपूताओं की 36 कौमें उस युद्ध में अपने राजवंशों के साथ उपस्थित थी और उनको खानवा युद्ध का अनुभव था। उन्होंने युद्ध के लिए जो एक मुगलों के अंदर प्रवेश कैसे करें, उसकी बड़ी सुरक्षा जबरदस्त थी सेना की, तो प्रवेश कैसे करें, इसके लिए राव जयसिंह ने एक दस्ता बनाया जिसको राह भेदी कहते हैं, अर्थात मार्ग बनाने वाला, और इसका नायक बनाया जयमल को। जयमल का नाम तो आज विश्व में प्रसिद्ध है। जयमल को आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। ये जयमल वो था जिसने बादशाह अकबर से चित्तौड़ में बाद में संघर्ष करके चित्तौड़ की रक्षा की थी, और बादशाह इतना प्रभावित हुआ कि जयमल और पत्ता की हाथी पर चढ़ी हुई मूर्ति उसने अपने आगरा के दरवाजे पर लगाई और कहा कि ये वहां योद्धा थे जिनको मैंने जीता है। बीकानेर का जो आज नया दुर्ग है, जिसको हम आजकल जूनागढ़ कहते हैं, उसके अंदर भी जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके चारों ओर 2 हाथी पर सवार योद्धाओं की मूर्ति है। ये जयमल और पत्ता की मूर्ति। ऐसा योद्धा उस समय केवल 13 वर्ष की आयु थी। जयमल केवल 13 वर्ष का था, क्योंकि खानवा के युद्ध में हमारे श्रेष्ठ सैनिक, प्रौढ़ सैनिक मार दिए गए थे, तो वो अपने वीरंदे के साथ में, दादा के साथ में युद्ध में आया था। उसको ये काम सौंपा गया कि तुम त्वरित गति है, बिजली ही तुम्हारी गति है, स्फूर्ति है, प्राण है, ओज है और तेजस्विता है, तुम मुगलों के लिए चीर कर हमारे लिए रास्ता बनाओ। उसके साथ राव जयसिंह ने अपने पुत्र 14 वर्ष के कान्हा को सम्मिलित किया और उन्होंने राह बची। जयमल ने, जिसको कि बिट्टू सूजा ने जयतमाल लिखा है, जैत सिंह के पुत्र कान्हा के साथ व्यूह को भेदा और मुगल सेना में प्रवेश कर लिया। उनके पीछे पीछे एक सूची व्यूह बनाकर, जो मुगल सेना का चक्रव्यूह था, उसमें राव जयसिंह ने प्रवेश किया और उन्होंने सीधा लक्ष्य रखा आक्रमण का, और वह था बादशाह कामरान का शिखर और उसका डेरा, जहां पर एक विजय ध्वजा फहरा रही थी। राव जयसिंह ने अपने साथियों के साथ उस ओर प्रयाण किया। यद्यपि मद में, दारू और शराब के नशे में, विजय के जोश में मदहोश पड़ी थी सेना, किंतु बादशाह के स्वामी भक्त अमीरों ने तुरंत मोर्चा संभाला और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। रात को 12 बजे शुरू होने वाला युद्ध करीब 3 घंटे चला। इस प्रकार राती घाटी का यह युद्ध 26 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे शुरू होकर 27 अक्टूबर की प्रातः 3 बजे तक चला। भारत के 4 महायुद्ध हैं जिन्होंने देश के इतिहास को बदला है। उनमें खानवा और हल्दी घाटी, और उससे पहले पानीपत, और दक्षिण भारत में जो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है भगवान वेंकटेश का, विजयनगर साम्राज्य का तिरुपति, उस तिरुपति के राजा को पराजित किया गया था। चारों युद्धों में युद्ध भीषण हुआ, परंतु विजय हमारी नहीं हुई। राव जयसिंह का यह युद्ध था, इसमें हमारी विजय हुई। उन्होंने एक और नया प्रयोग किया। यह प्रयोग आज तक पहले नहीं किया गया था। पहला तो उनका ये छापामार युद्ध था। दूसरा, उन्होंने आसपास के गांवों से जो नागरिक थे उनका सहयोग प्राप्त किया और बैलों के माथे सींगों में जलती मसाले बांधी
ऊंटों के पलाण बांध करके उनके ऊपर हर पलाण पर 2 नगाड़े और 3 मसालें बांधी। इस प्रकार हजारों लोगों को उस मुगल सेना के चारों ओर दौड़ाया। यह दौड़ जो थी, हजारों सैनिक, ऐसा लगता था जलती हुई मसालें और नगाड़े की बहुत बड़ी सेना आ रही है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। यह आग और धूल का खेल था। इस दौड़ में इतनी धूल उड़ी कि आसमान में धूल के अलावा कुछ शेष ही नहीं रहा। रेगिस्तान के अभ्यस्त योद्धा हमारे मुगलों पर हावी हो गए और बादशाह के शिविर में स्वयं पहुंच करके, और जब जैत सिंह ने आक्रमण किया तो कामरान अपने शिविर से बाहर आया और उसने देखा कि उसके अंगरक्षकों में से एक भी जीवित नहीं था। उसका सेनापति और उसके कुछ विश्वस्त साथी मात्र उसकी रक्षा के लिए खड़े थे। भीषण युद्ध हुआ। तब आलम चालम बेग और सेना जो आफ्ताब, उसका बहुत विश्वस्त सेनापति था, उसने कहा, बादशाह आप यहां से अब चले जाइए, आपको यहां रहना ठीक नहीं है और मैं अपने प्राण देकर भी आपके पीछे शत्रु सेना को आने नहीं दूंगा। बादशाह यद्यपि रुचिपूर्ण नहीं था, वह अपनी तलवार पर भरोसा करता था। उसने अपने भाई को चिट्ठी लिखी थी, हुमायूं को, कि राज्य लक्ष्मी का चुंबन वह करता है जो नंगी तलवार को अपने ओठों से चूमता है। हे हुमायूं, मेरे में वो ताकत है, इसलिए मैं दिल्ली का बादशाह बनना चाहता हूं। इस प्रकार का मदहोश व्यक्ति। और आज पाकिस्तान का जो परमाणु संयंत्र है उसका नाम कामरान है, क्योंकि मुगल इतिहास मानता है कि कामरान कभी पराजित नहीं हुआ, परंतु भारत में वो पराजित हुआ, बीकानेर में पराजित हुआ, इस मरुधरा पर पराजित हुआ। बादशाह कामरान ने कहा, ठीक है, आप सब कहते हैं तो मैं युद्ध का मैदान छोड़ता हूं, पर मैं यहां पर आया तो मेरी याद होनी चाहिए। इसलिए जहां पर वो ठहरा हुआ था, वहां जो पार्श्वनाथ का मंदिर है, उस मंदिर के परिकर को उसने कहा कि तोपों से उड़ा दिया जाए, तो मेरी स्मृति रहेगी। मंदिर के परिकर को तोपों से उड़ा दिया गया और फिर बादशाह भाग उठा। दिल्ली के सपने देखने वाला बादशाह इस रेत के अंदर धराशायी हो गया और इतनी बेताबी से भागा कि यहां से जाते समय छोटड़िया गांव में उसका मुकुट गिर गया, तो लेने के लिए नहीं रुका, क्योंकि पीछे शत्रु पीछा कर रहे थे। और यह जो चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर है, इसी में सबसे पहले 1534 में इस मंदिर को उसने तोड़ा और 1535 में बछराज के पुत्र ने इस मंदिर को पुनः बनाया। वहां यह शिलालेख है। यह सबसे बड़ा प्रमाण रातीघाटी युद्ध का है। इस युद्ध में बहुत भारी क्षति हुई दोनों पक्षों की और हमेशा के लिए उत्तर पश्चिम भारत से आक्रमण का मार्ग बंद हो गया। कामरान के पास साथ में भूगोल के, इतिहास के, योद्धा जातियों के इतिहास को जानने वाले लोग थे और इसलिए उसने खेतसी कांधलोत को पराजित करने के बाद हनुमानगढ़ से महाजन होकर के बीकानेर आने का मार्ग चुना, क्योंकि हनुमानगढ़ से नौहर, पल्लू, सरदार शहर, ऋणी और डूंगरगढ़, जिसको आजकल हम कहते हैं, उसका पुराना नाम तो दूसरा था, वहां से होकर बीकानेर आने में रास्ते में उसको कांधलोतों से जगह जगह टक्कर लेनी पड़ती थी। कांधलोत कौन थे? राव बीकाजी ने जब बीकानेर राज्य की स्थापना की तो उनके साथ कांधल जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने उनके राज्य को सबसे अधिक मजबूत बनाया। वे महान योद्धा थे। उनके बारे में कहा जाता है, कांधल साचो वीर, राज दियो भतीज ने आप रहो उमराव। कांधल सरल स्वभाव, वो हो साचो वीर, राज दियो उमराव भतीज ने आप रहो उमराव। जिस समय बीकाजी ने बीकानेर में राज्य सिंहासन बनाया तो उन्होंने 3 चौकियां लगाई और एक पर कांधल जी, एक पर खुद और एक पर भाई बीदा। तो कांधल जी आए, उन्होंने भाले की नोक से दोनों ये सिंहासनों पर बैठे हुए गली से उठाकर बीका की पोथी धरती वो उस पे सिंहासन पर धरे, राजा एक ही होगा। वो कांधल जी जो थे वो सीमा के रक्षक थे। उन्होंने लौह और रक्त से यह जो आज की सीमा खींची, वही आज इस युद्ध में हम विजय प्राप्त करके हमने जो सीमा खींची है, वही आज उत्तर पश्चिम भारत की सीमा है। और इस कांधल के वंशज सारे कांधलोत उद्भट योद्धा थे, इसलिए वो हनुमानगढ़ के मार्ग से नहीं आया, अपने नौहर भादरा के मार्ग से नहीं आया और बीकानेर के इस मार्ग से आया जिस मार्ग में मुसलमानों की संख्या अधिक थी।
किंतु किसी भी मुसलमान ने देशद्रोह नहीं किया। राव जयसिंह ने अपनी सेना को 108 भागों में बांटा था। 108 सेनापति थे, उनमें 3 मुसलमान सेनापति भी थे जो बीकानेर के देसी लोग थे। उन्होंने आक्रांताओं का अपने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मुकाबला किया। इस युद्ध में बीकानेर की समस्त जातियों ने भाग लिया। ब्राह्मण और इसके साथ ही विभिन्न जो भी जातियां उस समय बीकानेर में थी, उन्होंने अपने अपने युद्ध में भाग लिया और इसमें विजय प्राप्त हुई। इस विजय के बाद इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इसकी 2-3 बिंदु हमें ध्यान रखने होंगे। मुल्तान में 712 ईस्वी से मुसलमानों का राज्य था और बीकानेर का युद्ध हुआ 1534 में। तो बहुत मजबूत राज्य था वहां पर मुसलमानों का, उसको हम दोबारा जीत नहीं पाए थे। वहां सूर्य का मंदिर है और वहां ही हमारा मूल स्थान है जिसको कहते हैं जहां से नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए उसको मुल्तान कहते हैं क्योंकि वो मूल स्थान है। वहां हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। उस स्थान को और आज तक हम उस 800 साल में मुक्त नहीं करा पाए थे। वहां मुसलमानों का प्रबल राज्य था। उसके बाद में बीकानेर था और बीकानेर के बाद में नागौर में मुसलमानों का प्रबल राज्य था। नागौर के बाद मेड़ता एक छोटा सा हिंदू राज्य था। अगर राती घाटी के युद्ध में कामरान जीत जाए तो मेड़ता को पराजित करना मुसलमानों के लिए कुछ भी भला कठिन नहीं था। और तब अजमेर के अंदर 1100 ईस्वी से मुसलमानों का शक्तिशाली राज्य था। इस प्रकार अजमेर तक यह मुस्लिम राज्य विस्तृत हो जाता। तो जो 1947 में विभाजन हुआ तो पाकिस्तान अजमेर तक पहुंच जाता। दूसरा, इस युद्ध की बहुत बड़ी विशेषता यह थी, जन युद्ध था, पूरी जनता ने सहयोग किया। तीसरी बड़ी विशेषता यह थी कि धूल और आग का जो उन्होंने खेल खेला वह विश्व में पहला था। उसके बाद दोबारा यह खेल नहीं खेला गया। परंतु 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इस लौह के और युद्ध के ये दीपक के चमत्कार को हमने देखा। 3 सैनिक हमारे थे, भारतीय सैनिक, और 3000 चीनी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। 3 में से 2 दिन भर में शहीद हो गए। एक जो बचा रात्रि को उसके पास शस्त्र नहीं थे। तो यह सिक्किम के क्षेत्र की घटना है। तो 2 बहनें लीमा और नीरा वो शत्रु की मरे हुए शत्रुओं की उठा के लाई बंदूकें और उन उसको दी और उन्होंने याक जिसको हम भेड़ कहते हैं उनके गलों में लालटेनें बांधी और सैकड़ों याक चारों ओर फैला दिया। चीनियों ने देखा कि सैकड़ों की सेनाएं और उस अकेले वीर ने 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। बाद में दुर्भाग्य से वो एक बहन पकड़ी गई। तब उनको पता लगा ये तो एक ही आदमी है। तो यह एक आग का जो प्रयोग है वह उन्होंने किया था। आज वह सैनिक जो है उसका भारत सरकार ने वह मंदिर बनाया है और चीन ने भी उसका सम्मान किया कि ऐसा योद्धा था। तो इसने पहली बार किया। इस प्रकार उस युद्ध में उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। उसको बाद में जोधपुर के राव चंद्रसेन ने अकबर के विरुद्ध काम में लिया और उसके बाद में इसी छापामार युद्ध प्रणाली को राणा प्रताप ने बादशाह अकबर के विरुद्ध काम लिया और औरंगजेब के विरुद्ध हमारे छत्रपति शिवाजी ने इसी छापामार युद्ध प्रणाली को काम में लिया। इस प्रकार क्षत्रिय जो है आमने सामने के युद्ध पर भरोसा करते हैं, किंतु उन्होंने समय और परिस्थिति को देखते हुए एक नवाचार किया। राव जयसिंह यह विजय के बाद मरुधरा भंडी उत्सव बनाण, मरुधरा में सर्वत्र उत्सव छा गया और इस युद्ध के बाद आज तक भारत के पश्चिमी सीमा से भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस सौवीर क्षेत्र में, इस मरुस्थल की राजधानी बीकानेर में सौभाग्य द्वीप के और भगवान लक्ष्मीनाथ जी के चरणों में विराजमान है। और प्रतिवर्ष राती घाटी युद्ध जो है विक्सर कृष्ण पंचमी को विजय दिवस है, चौथ को युद्ध हुआ, पंचमी को विजय दिवस है। हम प्रतिवर्ष इस युद्ध को उत्साहपूर्वक विजय को मनाते हैं। भारतीय इतिहास संकलन समिति नई दिल्ली ने 1990 में एक प्रकल्प लिया कि सौवीर क्षेत्र का, जिसको हम सौवीर कहते हैं, महाभारत में सौवीर, इसका ऐसा इतिहास जो सत्य पर प्रकाश में नहीं आया उसे प्रकाशित करें। तब यह राती घाटी युद्ध, यह हमने एक प्रोजेक्ट लिया और मेरा यह सौभाग्य था कि इतिहास संकलन योजना ने इस कार्य को करने का दायित्व मुझे ही सौंपा। 1990 से इस कार्य का प्रारंभ किया
94 तक दिल्ली के मार्गदर्शन में यह कार्य चलता रहा। इसमें काफी अच्छी उपलब्धि हुई। तब दिल्ली के हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा काम है, यह साधारण काम नहीं है, इसकी शोध बहुत गहन, इसके लिए अलग संस्था बनाए। और तब हमने राती घाटी शोध और विकास समिति बनाई। उसके अंतर्गत पिछले 30 सालों में घनघोर प्रयास करते हुए इस राती घाटी युद्ध को हमने सत्य प्रमाणित किया। आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में 2007 में राती घाटी युद्ध को स्थान प्राप्त हुआ और उसमें उल्लेख हुआ कि राव जयसिंह ने कामरान को भागने पर विवश कर दिया। 2011 में पुनः इसकी कहानी, वहां छोटा उल्लेख है, 2011 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इस विजय की कहानी को फिर से अंकित किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और केंद्रीय यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में राती घाटी पर प्रश्न आने लगे। स्थानीय परीक्षाओं में राती घाटी पर प्रश्न आने लगे। राती घाटी समिति प्रतिवर्ष बालकों की प्रतियोगिता कराती है। उस प्रतियोगिता में, गत प्रतियोगिता में 4500 छात्रों ने भाग लिया था। इसी प्रकार से राती घाटी समिति ने राती घाटी युद्ध के बारे में विपुल सामग्री प्रकाशित की है। इस युद्ध के 108 सेनापति थे। समिति ने सभी 108 सेनापतियों पर और छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसी प्रकार एक बड़ी पुस्तक प्रकाशित की है 400 पेज की, राती घाटी युद्ध। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसको विद्वानों ने बहुत ही महत्व प्रदान किया है। यह राती घाटी युद्ध आज एक सर्व स्वीकृत और राष्ट्र का मान्य युद्ध हो चुका है और यह भारत का स्वर्णिम युद्ध है जिसमें हमने निर्णायक विजय प्राप्त की। इस विजय को हमने स्थापित किया है और अब इसको और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न हमारे चालू हैं। इन प्रयत्नों में जन जन से सहयोग देने का अनुरोध है। राती घाटी युद्ध बीकानेर का एक ऐसा निर्णय, गौरवशाली युद्ध। इस युद्ध ने हिंदुस्तान की भौगोलिक संरचना को न केवल बदला बल्कि यहाँ मध्यकाल में बाबर के युद्ध और उनके राणा सांगा की हार के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भय, एक डर और अप्रतिशोध की एक भावना विकसित हो गई थी। धीरे धीरे भारतीय यहाँ के जो राजा थे, रियासतें थी, उन सब में एक भावना विकसित होगी कि मुगलों को हराना असंभव। लेकिन इस राती घाटी युद्ध ने न केवल यहाँ के योद्धाओं में, यहाँ की अलग अलग रियासतों की सूरवीरों के अंदर पुनः सोई हुई वीरता को जागृत किया, बल्कि इस हिंदुस्तान के पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने का कार्य किया। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा युद्ध इतिहास था जिसमें मुगलों की न केवल हार हुई बल्कि राठौड़ों की एक गौरवशाली जीत के साथ पश्चिम का क्षेत्र सुरक्षित रह गया। मैं इसे एक ऐतिहासिक युद्ध न कहकर सांस्कृतिक युद्ध कहूंगा, क्योंकि यदि ये युद्ध हम हार जाते तो यहाँ इस पश्चिम क्षेत्र की संस्कृति, यहाँ की धर्म और यहाँ की गौरवशाली परंपराएं लुप्त हो जाती है। आज ये क्षेत्र पाकिस्तान का भाग होता और पाकिस्तान का भाग होता तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ के लोगों की जीवन शैली क्या होगी, ये सोच कर भय लगता। तो ये इतिहास का एक वो निर्णायक युद्ध है जिस युद्ध ने राष्ट्रीयता जो सो गई थी, राष्ट्रीयता जो मर गई थी, उसको पुनः जागृत करने का कार्य किया और उसके बाद ही मुगलों के विरुद्ध प्रतिकार की नीति धीरे धीरे जोधपुर में, मेवाड़ के अंदर और भी अलग अलग रियासतों में जो राजा सो गए थे उनके अंदर इस युद्ध की जीत के बाद उन्हें ये चेतना आई कि मुगलों को हराया जा सकता है। और उसके बाद ही धीरे धीरे पूरे देश में मुगलों को हर जगह प्रतिकार का सामना करना पड़ा। राव जयसिंह को हम भारतीय राष्ट्रीयवाद का प्रथम पुरोधा कह सकते हैं, पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले पितामह कह सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध ने ही भारत के इस मानचित्र को सुरक्षित रखा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हमारे इतिहासकारों ने न जाने क्यों, किस कारण इसे इतिहास के पन्नों से अलग कर दिया, जबकि इसके अनेक साक्ष्य है। बड़े बड़े साहित्यकारों ने, यहाँ तक कि घसीटोरी जैसे विद्वान ने भी इस युद्ध का बहुत अधिक विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तकों में इतिहास के कह सकते हैं कि वामपंथी इतिहासकारों ने, दरबारी इतिहासकारों ने इस युद्ध को कहीं न कहीं किसी नीति या किसी सदम प्रवृत्ति के कारण उसे इतिहास से अलग रखा। लेकिन भारतीय इतिहास संकलन समिति और राती घाटी शोध संस्थान पिछले 25 सालों से
इस छुपे हुए इस गुमनाम युद्ध को पुनः घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और आज हम कह सकते हैं आज भारत के इतिहास में यह एक स्वर्णिम अक्षरों में राति घाटी युद्ध लिखा जा चुका है। आज आप नेट पर सर्च कीजिए या किया आप ये सीखिए, क्या सिलेबस के अंदर देखिए, यहाँ तक पाठ्यक्रमों देखिए, आज राति घाटी युद्ध को शामिल कर लिया गया है। और हम कह सकते हैं आने वाली पीढ़ियों को इस युद्ध से न केवल ज्ञान प्राप्त होगा बल्कि एक राष्ट्रीयता की चेतना और राष्ट्रभक्ति का एक अलग ही सरोकार मिलेगा। आज जरूरत है इस राति घाटी युद्ध के इतिहास के पुनर्लेखन और राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध का पुनर्अनुसंधान किया जाए, क्योंकि इस युद्ध के अनेक साक्ष्य गए यहाँ के हर गांव में पड़े। इस युद्ध में जो 108 सैनिक लड़े थे उनकी पीढ़ियां आज भी जिंदा है, उनके बच्चे जिंदा है। यदि उनसे पूछा जाए और उनके पास अपने वीर दादाओं परदादाओं के इतिहास पढ़े हैं, यदि उन सारे मौलिक स्रोत को इकट्ठा करके इस युद्ध के साक्ष्यों को यदि प्रस्तुत करें तो न केवल भारतीय इतिहास बदला जा सकता है बल्कि हमारे अतीत में जो हम पर दाग लगाया गया है कि हम हमेशा पराजित रहे, हम गुलाम रहे हैं, हमेशा ही हम विदेशी ताकतों के आगे हम समर्पण करते आए, इस प्रवृत्ति को, इस सोच को और इस नीति को हम पूर्ण जोर से मिटा सकते हैं, उसका उन्मूलन कर सकते हैं और हम कह सकते हैं भारतीय सूरवीर थे, है और रहेंगे। राति घाटी युद्ध की माला है बीकानेर के चौथे राव बीका जी के पुत्र मूलकर्ण जी के सपुत्र राव जय सिंह बीकानेर के शासन के उस समय भी विराजमान हुए। इस समय पूरे देश के अंदर काफी उथल पुथल चल रही थी। बाबर ने का हमला कर खाना गरीब जीतने के बाद राजस्थान की और आसपास के जितने भी इलाके से बाबर का बहुत सुकून गया था। बाबर के खानवा के युद्ध के अंदर बीकानेर से राव कल्याणमल जी को राव जय सिंह जी पुत्र उनको इस युद्ध के बीकानेर की तरफ से भेजा गया था। इसका कारण था कि राव जय सिंह जी मूलकर्ण सिंह जी जो पुत्र थे, राव मूलकर्ण जी ने राणा सांगा की बहन से शादी की थी, इसलिए ये मेवाड़ के भांजे थे। उस समय के कारण से खानवा के युद्ध के अंदर उसकी इस की सारी सूचनाएं जो कल्याण सिंह जी ने उस समय जो बीकानेर की सेना को लेकर कर रहे थे, इन्होंने बाबर का जो तोपखाना उसमें नया नया आया था, जो युद्ध की अपने यहाँ की नई एक तरह की अपने हिंदुस्तान में शुरुआत हो रही थी बारूद की, उस तोपों के सामने अपने और कुछ तो अपने पास तोपों के बराबर सामना करने के लिए नहीं था, लेकिन बीकानेर की सेना ने इतना जोश दिखाया कि जो जंजीरों से बंधी हुई तोपों की उन्होंने अपने आड़ कर रखी थी आगे, उसके ऊपर कल्याण सिंह जी ने की जो थी वो घोड़ों से लेकर उसके ऊपर जंजीरों में तोपों से पीछे से हटा दिया। इस सब के बारे में जब जो राव बाबर को मालूम पड़ा, बाबर की आंख बीकानेर की कोशिश ये जो नया बीकानेर को बसे हुए उसमें थोड़ा टाइम हुआ था, 40-41 साल के थे। जो नया शासक ये बन रहा है, एक राठौड़ों की एक नई रियासत बन रही है, उसके उन्होंने कब्जे किया। राव बाबर के पुत्र कामराज जो इसी बीच के अंदर लाहौर का शासक बन गया था, वो वहां से निकलता हुआ अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसने भटनेर पे जो कब्जा कर लिया था, भटनेर पे कब्जा का उसने अटैक किया, भटनेर पे कब्जा किया तो बीकानेर को लालच पड़ गया, इसलिए राव जय सिंह जी बहुत खुश हुए, सेनानायक थे, कुछ योद्धा थे, उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को जो भी समय में जो थे उन सबको यहाँ तक मारवाड़ गुजरात तक समाचार पहुँचाया। उनकी सेना को 108 सेनानायक इकट्ठी की। कामरा की सेना जो बादशाही सेना उसमें बड़ी पावरफुल और बहुत ज्यादा संख्या में आती थी। उस सेना के जब बीकानेर के ऊपर आगमन हुआ तो उससे कामरा राव जय सिंह जी ने देखा कि समय बीकानेर को खाली करके एक समय और अपने लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर की सेवा जो है वो एक दिन के लिए एक समय के लिए तो उन्होंने अपनी सेना और सारी उस पर का इकट्ठा कर रखा था।
राव जयसिंह जी जो है गुरिल्ला युद्ध के लिए जो संस्थापक या मान जाते हैं, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत जो है राव जयसिंह के समय से थी। राव जयसिंह जी को ये अच्छी तरह भली बात मालूम था कि इनसे सीधे तौर से मुसलमानों की फोटो से लड़े रहे तो अपना जीत पाना संभव नहीं है। उन्होंने रात के अंदर जितने भी अपने यहाँ के जो अपनी सेना के साथ साथ में जितने भी पशु थे इस इलाके में, उन सब के बैलों की मशाल मांगी और उसे उजाला किया। और चारों तरफ से कामरा की जीत के बाद में कामरा के कुछ साथी थे, उन्होंने कहा बीकानेर के अंदर कोई आगे चौक है ऊपर, इस चौक के ऊपर कैंप किया जाए। लेकिन उस कामरा की सेना के अंदर कुछ समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा साहब अभी मैंने बीकानेर शहर पे कब्जा किया है, इसके अंदर नहीं घुसेंगे। वो बीकानेर से बाहर ही थे उस अटैक के अंदर। रात को जो अटैक हुआ, एक तो मशालों से रोशनी होने से इनको ये मालूम पड़ गया है कौन अपना है कौन पराया, क्योंकि यहाँ पे भी 108 सेनापति जो इकट्ठे हुए थे वो राजस्थान के, मालवा से, गुजरात से, अलग अलग जगह से थे। उन्होंने उस कामरा के ऊपर इतना भयंकर हमला किया कि कामरा के भाव पड़ गई। उसी समय तो सारी फौजों के साथ वहाँ से भीतर हो गई, यहाँ से वो भागता हुआ चोटकड़िया में उसका छत्र है वो भी गिर गया वहाँ। लेकिन फिर भी उसको उतना समय भी नहीं मिला कि वो उसे उठाए और वो यहाँ से जान बचा के भागा। उसने ये मान लिया कि इस मरुभूमि के अंदर वापस इसमें आके इसको छेड़ा तो अब यहाँ से अपने इस पे अधिकार करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के शूरवीर लोगों का भी उसने लिया लोहा माना, इनकी बराबर शूरवीरता और नहीं है जो तोपों का मुंह फेर सकते हो, जो अपने तोपों का मुंह फेर सकते हो। ऐसे सेना नायक, ऐसे सेनापति, ऐसे सैनिक उनके पास में नहीं थे। राव जयसिंह इस विजय के साथ में ही जयसिंह जी दोबारा बीकानेर में कब्जा करके किया। जयसिंह जी बीकानेर के माने हुए उस समय के सबसे बड़े सेना नायक भी थे। जनमानस के अंदर भी उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। उनकी हर एक तरह से लोगों ने सहायता की कि उस समय बीकानेर की कोई आर्थिक स्थिति भी देखी जाए तो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उनका सारे बीकानेर के सभी लोगों ने मिलकर उनकी सहायता की। सारा ही उनको सब एक साथ होकर सब लोगों ने एक छत्र के नीचे गरिमा में विजय। अपन जितना भी इतिहास जो अपन लोग पढ़ते हैं उसके अंदर ज्यादातर मुगलों की विजय आती है। ये मान लिया जाता है मुगलों को विजय पाना, मुगलों की सेना में विजय पाना संभव नहीं है, परंतु ये एक ऐसा युद्ध था जिसपे बीकानेर की में सबको विजय पाई और उसको मुगलों का उसके बाद में ये जो सारा कुछ है इसके अंदर पूरे ही राजस्थान के अंदर इसके बाद में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, जब भी निर्णायक युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध की जितना निर्णायक रहा कि जिसके बाद के अंदर मुसलमानों ने इसमें भी क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया। राव जयसिंह अपने क्षेत्र के सबसे बड़े सेनानायक थे। उनके नाम से जो उसी युद्ध के अंदर जो सुजा बिट्टू करके कवि थे वो उपस्थित थे। उन्होंने उसके बारे में जो चंद्र राव जयसिंह लिखा है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मार्मिक है। उसको यदि आप पढ़ें, बहुत बड़ा कोई वो किताब नहीं है। उसमें सभी 108 सेना नायकों के और जो खास जितने भी सेना नायक उस में सैनिक वगैरह के जो चल रहे थे उनके घोड़े का नाम, उनके पास में क्या शस्त्र था, तलवार थी, भाला था, क्या था, वो चढ़ते समय युद्ध के लिए समझ रहे उन्होंने क्या उद्घोष किया, इस तरीके से उस किस जोश से भागते दौड़ते हुए उसके मतलब यहाँ तक कि उसमें वर्णन किया है कुछ लोगों ने छलांग मार के जो चढ़े घोड़े के ऊपर इस जोश से, तो यहाँ तक उसका वर्णन है। इसमें बहुत सुंदर वर्णन है उस युद्ध के चढ़ते समय उन्होंने इस युद्ध को सुजा बिट्टू ने अमर कर दिया। उसके ये युद्ध बीकानेर के इतिहास का समय शुरू हुआ उससे, उसके बाद में बीकानेर दिन रात तरक्की की रहा। वो छूट गया तो शायद राणा सांगा वाला ये समझ छूट गया था। अच्छा, बीकानेर से जोधपुर से अलग होने के बाद में जब शादी संबंध के मामले आए तो राव बीका जी के एक लड़के थे नारोजी नीलकंठ जी के बड़े भाई, उनके शादी के लिए बात चली तो मेवाड़ वालों ने ये कहा कि तो हमारे बराबर के नहीं है, जोधपुर है हमारे जो है उनसे संबंधित है। लेकिन राणा सांगा के उनके टाइम में राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी और नीलकंठ जी इतने पावरफुल रहे जब से नीलकंठ जी
की शादी वहाँ मेवाड़ में शादी हुई राणा सांगा की बहन से। राणा सांगा तो उनके पास में घुसुंडा करके गाँव है, वहाँ तक बीकानेर की बारात को छोड़ के उनके सामने वो आया, उसने रिसीव करके बारात को लेके गया। तो उस समय राव कुंवर जी द्वारा त्याग करके नाम जो चारणों को बाटों को इकट्ठे हुआ था उनको चुकाने के लिए जो काम किया गया, इसका वीर विनोद के नृत्य में एक ग्रेट पेज के क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि बीकानेर हमारा बराबर की नहीं है, उनको ये हिसाब से उन्होंने बहुत ज्यादा उसको खर्च किया, जिसको बोलते हैं अच्छा बना वीर विनोद। राती घाटी युद्ध भारतीय प्रतिरोध के इतिहास का एक ऐसा अप्रतिम युद्ध जिसको इतिहास में अपना उचित स्थान अब तक मिल नहीं पाया है, परंतु जिसको इसके विषय में ज्ञात हुआ वह आश्चर्यचकित रह गया, स्तब्ध रह गया। भारतीय मेधा ने और भारतीय पौरुष ने ऐसा कमाल भी दिखाया कि कभी न हारने वाले मुगलों को धूल चटा दी। और यह सब हुआ उत्तर पश्चिमी सीमा स्थित बीकानेर में। विक्रम संवत 1591 की चौथ और पंचमी यानी 26 अक्टूबर 1534 को ये बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के शासक राव जैतसी के मध्य हुआ यह युद्ध था। भारतीय इतिहास ने कई तरीके के युद्धों को देखा है। 4 ऐसे निर्णायक युद्ध हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास की दशा और दिशा को जबरदस्त रूप से प्रभावित किया। एक युद्ध था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया तराइन का युद्ध। एक था सुदूर दक्षिण में लड़ा गया तालीकोट का युद्ध। एक युद्ध था खानवा का युद्ध जहां बाबर और राणा सांगा की सेनाओं में भीषण मुकाबला हुआ। और चौथा विश्व प्रसिद्ध युद्ध जिसे हम हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं, जहां परम प्रतापी परम यशस्वी प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ। ये चारों ही युद्धों में भारतीय लोगों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, परंतु कहीं भी उन्हें निर्णायक विजय प्राप्त नहीं हो सकी। परंतु इन सब युद्धों में सबसे अलग राती घाटी का युद्ध रहा, जहां बादशाह बाबर के बेटे कामरान को भारतीय युद्ध कौशल के शलाका पुरुष राव जैतसी ने निर्णायक रूप से पराजित किया। युद्ध की पृष्ठभूमि बीकानेर के योद्धाओं ने भाग लिया खानवा युद्ध में और बाबर की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बाबर ने उसी समय अपने पुत्रों से कह दिया कि जो बीकानेर से बदला लेगा वही मेरा सच्चा पुत्र होगा। इस बात को उसके सबसे छोटे बेटों में से एक कामरान ने पक्का मान लिया और यह सोच लिया कि यहां पर आक्रमण करना है। बीकानेर में राव लूणकरण के बाद जैतसी बने राजा और उन्हें अंदेशा था कि यह युद्ध होगा, इसलिए उन्होंने न सिर्फ पूरे राजस्थान के मेवाड़, मारवाड़ और दूर सुदूर मध्य प्रदेश के झाबुआ, सीहोर, गुजरात तक के राजाओं से संपर्क किया और उन्हें बताया कि यह भारतीयता को बचाने का युद्ध है, यह हिंदुत्व को बचाने का युद्ध है। और इसके लिए उन्होंने अच्छे से तैयारी करके रखी। कामरान ने भटनेर, हनुमानगढ़ के रास्ते होते हुए बीकानेर की तरफ प्रस्थान किया। कवि बिठू सूजा ने इस विषय पर लिखा छंद राव जैतसी रव, और इसमें उन्होंने लिखा कि भटनेर युद्ध पर उनका आक्रमण ऐसा था जैसे चील के घोंसले पर कड़कड़ाती हुई बिजली गिर जाए, कुछ ही क्षणों में ध्वस्त कर दिया। भारतीय और राजपूत राजाओं ने, राजपूत योद्धाओं ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उनका मुकाबला किया, जबरदस्त टक्कर दी, जौहर हुआ, साका हुआ, उनको क्षति पहुंचाई, परंतु उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वहां से वो आगे बढ़ते हुए बीकानेर की तरफ आए। 25,000 सधे हुए सैनिकों के साथ
1000 से ज्यादा घुड़सवारों के साथ, अपने 72 खान प्रधानों के साथ, जिनका मुखिया आलम चालम बेग था, कामरान बीकानेर की तरफ बढ़ चला। इधर चैतसी ने पूरी तैयारी की। राज्य छोटा था, संसाधन कम थे, लेकिन इच्छा शक्ति अदम्य थी। कभी न झुकने का, न हार मानने का जो जज्बा था, उसको उन्होंने परिभाषित किया अपने एक एक कार्य में। प्रत्येक कार्य में वो एक जो सच्चा नेतृत्व करता होता है, उसका काम उन्होंने किया और अपने पक्ष में 108 सेनापति बनाए। सेना को छोटी सेना को भी छोटे छोटे भागों में विभक्त किया। अश्वारोहियों की अलग, पदाति की अलग, ऊंटधारियों की अलग, और आम जन को भी उन्होंने अपने साथ में जोड़ा। जब ये जन अभियान बन गया, तब इसको उन्होंने आगे लेकर गए। चैतसी आया और आकर के उसने युद्ध का उद्घोष किया, कहा कि समर्पण कर दो, परंतु समर्पण की तो मांग ही अस्वीकार थी। वो आगे बढ़े और बढ़कर उन्होंने हमला किया। राव जैतसी ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बहुत छोटी सी सेना, अपना जो किला था जिसको सौभाग्यदीप दुर्ग कहा जाता था, वहां पर रखी और वहां रख करके थोड़े से सैनिकों को वहां छोड़ करके और वो आगे चल पड़े। जो वहां रुके हुए लोग थे, उन्होंने उस आक्रमण का जबरदस्त प्रतिरोध किया, जबरदस्त हिम्मत से सामना किया, अपनी पूरी शक्ति से लड़े। परंतु थोड़े लोग थे, दिन भर युद्ध चला और शाम होते होते उनके दुर्ग पर, सौभाग्यदीप दुर्ग पर कब्जा हो गया कामरान का। उसने बहुत सारे लोग हताहत हुए, उसने उस जगह को नुकसान पहुंचाया और उसे लगा कि बस युद्ध खत्म हो गया। कामरान और उसके सैनिक पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे, वो आमोद प्रमोद में डूब गए। उन्हें लगा कि हमने एक बड़ी फतह हासिल की है, एक बड़ा कार्य कर दिया है, और वो आनंदमय हो गए। उन्हें लगा कि बस अब यहां सब कुछ निरापद है, परंतु वो ये भांप नहीं पाए कि जैतसी ने भारतीय युद्ध इतिहास की एक बिल्कुल नवीन रणनीति, जिसको राजपूत राजाओं ने, राजपूत योद्धाओं ने आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, और वह थी रात्रिकालीन युद्ध की पद्धति। उसमें उन्होंने सूची व्यूह बनाकर ऐसी व्यूह रचना की कि रात्रि के दूसरे प्रहर में उन्होंने ऊंटों के पलान के ऊपर 2-2 मशालें बांधी, और बैल जो थे उनके सींगों पर मशालें बांध करके और उन्हें छोड़ दिया बीकानेर की तरफ आने के लिए, क्योंकि ये घाटी थी ऊपर से नीचे आते हुए, और ऐसा लग रहा था जैसे हजारों की संख्या में सैनिक दौड़ते चले आ रहे हैं और वो उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। वो तो अभी जैसे सोए हुए थे, और तभी रात्रि के उस प्रहर में जैतसी ने अपनी पूरी ताकत के साथ और राम राम के युद्ध घोष के साथ, क्यों आज तक हर हर महादेव का, जय भवानी का उद्घोष होता था, परंतु आज राम राम के उद्घोष के साथ किया, क्योंकि बाबर द्वारा राम मंदिर तोड़े जाने का ये बदला लेने का अवसर था, और राम राम के उद्घोष के साथ सेना ने जबरदस्त आक्रमण किया। ऐसा आक्रमण किया कि पहले ही वार में उनकी मुगलों की सेना के पांव उखड़ गए, परंतु वो फिर से संभले और भीषण दुर्धर्ष संघर्ष शुरू हो गया। राव जैतसी के बिल्कुल तरुण अवस्था के पुत्र कांत ने अपने साथ चपल सैनिकों की, बिल्कुल युवा तरुण सैनिकों की एक टोली लेकर भीतर काटते हुए शुरू हो गए, अंदर तक बढ़ते हुए चले गए, और जाते हुए उन्होंने रास्ता कर दिया। आमना सामना हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ, दोनों तरफ से सैनिकों को जबरदस्त नुकसान हो रहा था। ऐसा भीषण संघर्ष कि सिर्फ तलवारों की
खनक सुनाई दे रही थी, भालों के प्रहार सुनाई दे रहे थे, लोगों की कराहें सुनाई दे रही थी, खून के फव्वारे छूट पड़े और उन सब के बीच में वो आगे बढ़ते जा रहे थे, नारे लग रहे थे, सैनिकों को काटते हुए आगे बढ़ते गए। पूरे रण क्षेत्र में खून ही खून था, चीत्कार थी, दर्द था, लेकिन साथ ही साथ दर्प भी था, गौरव था। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किस तरह से अपने आप को बलिदान कर देना है, यह संकल्प के साथ राव जैतसी और उनके सैनिकों ने, उनके सेनापतियों ने पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गए। और जब आखिरी प्रहार किया तो वो आखिरी प्रहार इतना जबरदस्त था कि सबके पैर उखड़ गए। जैतसी ने निर्णायक विजय प्राप्त कर ली। प्रयास करने के बावजूद भी कामरान टिक नहीं पाया और वह भाग गया युद्ध क्षेत्र से। उसका पीछा किया गया, उसका छत्र गिर गया, वह भागते हुए यहां से चला गया और भारतीय प्रतिरोध के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ा, जिसको राति घाटी युद्ध कहा जाता है। राति यानी लाल होता है, यहाँ रक्त से लाल हो गई धरती कहा भी जाता है। यह राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि रगत गेवड़ी रज्ज है, यानी रक्त से सनी हुई है। उस भूमि पर उन्होंने किया यह युद्ध अपने आप में अद्वितीय था। कौशल, रणनीति, साहस, एकता, ऐसे जो अति मानवीय गुण हैं, उन सबका एक जगह पर संकलन। राव जैतसी एक ऐसे नेतृत्वकर्ता, एक ऐसे लीडर, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे जिन्होंने छाती पर पहला वार स्वयं सहा, अपने पूरे परिवार को, अपनी पूरी शक्ति को दांव पर लगा दिया और अपने पूर्वजों के, अपनी मातृभूमि के गौरव की रक्षा की। यह युद्ध इतिहास के पन्नों में दब गया, परंतु उसी युद्ध में भाग लेने वाले राव बीटू सूजा ने इस पर छंद राव जैतसीराव नाम का 401 छंदों का निम्न भाषा का ग्रंथ लिखा, जिसका बाद में इटली से आए हुए विद्वान डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने अंग्रेजी अनुवाद किया और तब यह आम लोगों के ध्यान में आया। राति घाटी समिति बीकानेर एवं उसके संस्थापक महामंत्री श्री जानकी नारायण श्रीमाली ने एक बड़े मिशन को हाथ में लेकर 30 वर्ष तक इस पर शोध कर इसके प्रमाण जुटाकर, ऐतिहासिक तथ्यों को जुटाकर इस युद्ध की जन जन में प्रतिष्ठापना की। 2012 में कक्षा 9 में और 2017 में कक्षा 10 के पाठ्यक्रमों में इसका राजस्थान बोर्ड में आने का कार्य हो गया और इससे भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये घोष सबके सामने आया है। सब लोग इसे देख पाए हैं, जन जन इसे जाने और अपने गौरवमयी इतिहास पर गर्व करे, क्योंकि हमारा इतिहास ही है जो हमें बनाता है। कहते हैं इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, तो हम अपने गुणों को गाएं, सब लोगों तक पहुंचें और राति घाटी युद्ध जो भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष है, उसको जन जन तक पहुंचाएं।